नमस्कार बच्चों, हम मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और शासन व्यवस्था में आपने पढ़ा कि उस कालीन जो जिला स्तरीय शासन व्यवस्था और ग्रामीण शासन व्यवस्था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्याय व्यवस्था। तो मौर्यों की एकांतरात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्याय संबंधित न्यायालय था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक भी कहा जाता था। कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय व्यक्ति और राज्य के बीच के विवादों का निपटारा इन न्यायालयों में होता था। इस न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदष्टा कहा जाता था। उपयुक्त दोनों न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम इन्हें सामान्यतः दीवानी और फौजदारी न्यायालय कह सकते हैं। इन दोनों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय करते थे। विदेशों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतें संगठित की गई थी। मौर्य काल में सबसे छोटा जो न्यायालय है वो ग्राम न्यायालय होता है। इसमें ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रह न्यायालय, खावराटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय तथा राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। अशोक के समय जनपद का मुख्य न्यायाधीश रज्जुक और नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णय के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन है, जिसे चतुष्पद कानून कहा गया है। ये है जैसे धर्म, ये सार्वभौमिक कानून है। व्यवहार, पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देना। चरित्र, गांव के अपने रीति रिवाज एवं परंपरा को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना। चौथा, राजशासन, राजा द्वारा बनाए दंडों की कठोरता के कारण अपराध प्राय नहीं होते थे। मृत्युदंड, अंगविच्छेद, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ जल, अग्नि तथा विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो अमात्य धर्मात्मोपशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राज्य शासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। गुप्तचर व्यवस्था, ये तो यहाँ की न्याय व्यवस्था। अब है गुप्तचर व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत प्रशासन की सफलता बहुत कुछ अंशों में उसकी कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित थी। ये विभाग एक पृथक आमत्य के अधीन रखा गया, जिसे महामत्यश कहा जाता है। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। इस विभाग में वे व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिनके चरित्र की शुद्धता एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से ली जाती थी। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। यूनानी लेखकों ने उन्हें निरीक्षक तथा ओवरसीयर्स कहा है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है। पहला, संस्था शाखा, ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था के 5 प्रकार थे। जैसे पहला, काप्टिक रूप, ये विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। उद्धास्तित रूप, ये सन्यासी के वेश में रहते थे। के वेश में रहते थे। 5वां, तापस, ये तपस्वियों के वेश में रहते थे। संस्था शाखा मैंने गुप्तचरों की जो शाखा थी वो 2 विभागों में बांटी है। फिर है संचार,
ये मतलब जो संस्था शाखा है वो गुप्तचरों की संस्थाओं में संगठित थी, और जो संचारा शाखा है इसमें ब्राह्मणशील गुप्तचर आते थे। इसके 4 प्रकार थे। क्षत्रिय यानी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों का कोई परिवार नहीं होता था। ठीक है, ये शूरवीर गुप्तचर होते थे। तीसरा, रसद, ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। चौथा, परिवर्जिका, ये भिक्षुणी वेश में रहती थी। इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं बेचते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। गुप्तचर राजा के कान और आँख थे। इसको अंडरलाइन करना आप। गुप्तचर राजा के कान और आँख थे, मतलब इतना इनको स्थान संभालने में प्राप्त था। इनसे मतलब शासन प्रणाली चलती थी। गुप्तचरों के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षीण कहा गया। आजकल पुलिस जैसा ही नहीं, मतलब ऐसे ही विभाग जो अन्य शांति व्यवस्था बनाए रखने में होती थी, जिसे पुलिस कहा गया है। और अर्थशास्त्र में केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग था। पिलेनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे एवं एक नौसेना भी थी। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। जस्टिन भी इसी तरह का वर्णन करता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा गया है। मेगस्थनीज ने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया। उसके अनुसार सैनिकों के लिए एक पृथक विभाग था जिसमें कुल 30 सदस्य थे। ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे थे। प्रथम समिति जल सेना का संचालन करना। द्वितीय समिति का कार्य संपूर्ण सेना के लिए सैन्य सामग्री और रसद का इंतजाम करना। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की व्यवस्था करती थी। पंचम जो समिति थी गज सेना की व्यवस्था करती थी। षष्ठ समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसे 48,000 पणवार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था। उसे 12,000 पणवार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में नावाध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है, जो युद्धपोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। कौटिल्य पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख करता है। चलाने वाली। चौथा मित्र राष्ट्र की सेना। पांचवा अमित्र बल बंदी बनाए गए सैनिकों। और आठवीं का मतलब पहले भी बताया मैंने आपको, वन से है तो यहाँ 8वीं बल यानी जंगली सेना। सैनिकों का वेतन इतना अधिक था कि वे अपने बड़े आराम से अपना तथा अपने आश्रितों का निर्वाह कर सकते थे। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। पहला प्रकाश युद्ध, जो युद्ध आमने सामने लड़ा जाए। दूसरा तुक्षणी युद्ध, इस युद्ध में दूसरे राज्यों के राज परिवार में फूट डलवाकर राज्य का विनाश करवा दिया जाता था। फूट डालने वाले तुक्षण कहलाते थे। तीसरा कूट युद्ध यानी कूटनीतिक युद्ध। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। दुर्ग से समझते हैं आप किला, दुर्ग। तो अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। जैसा पहला ओदक नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग। दूसरा पर्वत पहाड़ों पर बनाया गया
दुर्ग। तीसरा, धानवन यानी मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाए गए दुर्ग। चौथा, वन दुर्ग घने जंगलों में बनाए गए दुर्ग। पहला, ओदक यानी नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग। दूसरा, पर्वत पहाड़ों पर बनाया गया दुर्ग। तीसरा, धानवन यानी मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाए गए दुर्ग। और चौथा, वन दुर्ग यानी घने जंगलों में बनाए गए दुर्ग। इन दुर्गों को आप याद कर लें। सीमांत प्रदेशों की रक्षा सुदृढ़ दुर्गों द्वारा की जाती थी। अंतपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों के शासन में ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है भूमि एवं राजस्व प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था तथा अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सिताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मचारियों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। कुछ राजकीय भूमि खेती करने के लिए कृषकों को दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। इसके अतिरिक्त किसानों के पास व्यक्तिगत भूमि भी थी। ऐसे लोग अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे। भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। भूमि जो कर है उसको भाग कहा जाता है और राज्य की भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है, जिसे कौटिल्य आय शरीर कहता है। ये स्रोत निम्नलिखित हैं: दुर्ग, नगर, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय यथा शुल्क, मुद्रा, शुर, तेल, शिल्प आदि। राष्ट्र, ये जो कौटिल्य आय शरीर भी कहता है। तो पहला है दुर्ग, दूसरा है राष्ट्र, जनपद से प्राप्त आय या यथा शीता भूमि, भाग, बलि तथा वाणिज्य कर। खनि यानी खानों से प्राप्त होने वाली आय। सेतु यानी फल फूल, ईख, सुपारी, मसाले आदि से प्राप्त। वन यानी वनों से जानवर, लकड़ी आदि से प्राप्त कर। ब्रज, चारागाहों पर लगने वाला कर। 7वां, वाणिज्य पथ यानी जल स्थल भागों पर लगने वाला व्यापारिक कर। भूमि से प्राप्त होने वाली आय सीता। राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। भाग, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/14 भाग थी। जहाँ सरकार की सिंचाई व्यवस्था करती थी, वहाँ से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। वित्त विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे सन्निधाता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में व्यय के मद निम्नलिखित हैं: सम्राट तथा उसके परिवार के भरण पोषण में। दूसरा, मंत्रियों तथा अमात्यों आदि के वेतन में। तीसरा, सड़क, नहर तथा अस्पताल आदि में। चौथा, सैनिक कार्य पर। पांचवा, धार्मिक संस्थाओं तथा निर्बलों को सहायता देने पर। छठा, उद्योगों तथा व्यवसायों आदि में। आयात को, निर्यात कर को निष्क्रमण कहा जाता था। 7वां, लोक हितकारी कार्य। अब आता है कि जन कल्याणकारी कार्य मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में क्या हुआ। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था चल रही है उसमें आपको भूमि तथा राजस्व क्या कहा जाता था
किसका क्या कार्य था, इसको आप आपकी जो नोटबुक है उसमें इंडेक्स के माध्यम से बना लेंगे। ये जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको ब्लैक बोर्ड से इसकी एक सर्किल से या इंडेक्स आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे याद करना है। धन्यवाद।